अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का अब तक का सबसे विवादास्पद शासक माना जाता है। या तो उनकी अपने पूर्ववर्तियों की समावेशी और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्यागने और धर्मांध बनने के लिए कड़े शब्दों में निंदा की जाती है, या फिर मुसलमानों की धार्मिक अस्मिता को बचाने के लिए उनके कसीदे पढ़े जाते हैं। औरंगजेब के लिए मिश्रित भावनाएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। सन 1634 में जब औरंगजेब 16 साल के हुए तो उन्हें वयस्क का दर्जा दिया गया। कुछ सालों बाद उनकी पहली शादी हुई। उसके बाद उन्होंने 3 शादियां और की, जिससे उनके कुल 9 बच्चे पैदा हुए, 5 बेटे और 4 बेटियां। सन 1635 के बाद औरंगजेब ज्यादातर मुगल दरबार से दूर रहे। इसकी वजह थी उनकी अपने सबसे बड़े भाई और शाहजहां के सबसे प्यारे बेटे दारा शुकोह से प्रतिद्वंदिता, और 1650 के बाद अपने पिता से उनका मनमुटाव। सन 1657 में दक्षिण में औरंगजेब के पास अफवाह पहुंची कि शाहजहां का या तो निधन हो गया है या वो इतने बीमार हैं कि शासन करने योग्य नहीं रह गए हैं, और उन्होंने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी है। हाल ही में प्रकाशित औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब, आलमगीर एंड द मुगल एम्पायर के लेखक मुनिस फारूकी लिखते हैं, ये खबर सुनते ही औरंगजेब ने अपने भाइयों शुजा और मुराद के साथ मिलकर गद्दी की लड़ाई के लिए आगरा की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। शाहजहां ने बगावत कर रहे अपने बेटों को कुचलने के लिए कई सेनाएं भेजी। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद के साथ मिलकर पहले इन सेनाओं को हराया और फिर मुराद को ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसने अपने पिता को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। अगले कुछ सालों में उसने बाकी बचे अपने प्रतिद्वंदियों दारा शुकोह और शुजा को हराकर मुगल साम्राज्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। औरंगजेब पहले और आखिरी मुगल शहजादे थे जिन्होंने गद्दी पर बैठे सम्राट को गद्दी से हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था। इसकी वजह से वो कम से कम शाहजहां की मौत तक वैधता की कमी से जूझते रहे। आम लोगों में औरंगजेब की छवि एक धार्मिक व्यक्ति की है, और वो थे भी। मुस्तैद खां अपनी किताब मासिरे आलमगीरी में लिखते हैं, औरंगजेब ने पूरी कुरान को कंठस्थ कर लिया था। ये काम उन्होंने 1661 में 43 वर्ष की आयु में शुरू किया था। कुरान कंठस्थ करने में उन्हें पूरे 7 साल लगे थे। शायद ही उन्होंने दिन में 5 बार पढ़ी जाने वाली नमाज छोड़ी हो। शुक्रवार को होने वाली नमाज में भी वो हमेशा मौजूद रहते थे। शाम का उनका समय इबादत, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में बीता करता था। संगीत के साथ भी औरंगजेब का थोड़ा पेचीदा संबंध था। कैथरीन ब्राउन अपनी किताब डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक में लिखती हैं, औरंगजेब के राज के पहले दशक में पूरे मुगल समय के सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ लिखे गए। सन 1666 में सैफ खां फाखिर अल्लाह ने राग दर्पण लिखा, जिसमें औरंगजेब के कुछ पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज हैं। लेकिन बाद में औरंगजेब ने शाही दरबार में उस तरह के संगीत पर रोक लगा दी जिसमें वाद्य यंत्रों और मानव आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। औरंगजेब का मानना था कि संगीत से लोगों की मर्यादा और अनुशासन में कमी आती है, लेकिन औपचारिक मौकों जैसे बादशाह के आगमन, अच्छी खबरों के अवसरों और धार्मिक छुट्टियों पर संगीत का इस्तेमाल जारी रहा। औरंगजेब के दरबारी इनायत अल्लाह खां द्वारा संकलित रुकायते आलमगीरी में औरंगजेब द्वारा बनाए गए दरबार के नियमों का जिक्र है। औरंगजेब ने नियम बनाया था कि दीवाने आम में घुसने से पहले सभी लोग अपने हथियार जमा करा दें। जब दरबार चल रहा हो तो सभी व्यक्ति पहले से निर्धारित स्थान पर ही बैठें। औरंगजेब को पान चबाने और उसकी पीक थूकने से भी नफरत थी। सन 1660 में उन्होंने ये कहते हुए पान लगाने और बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इससे व्यवस्था
और अनुशासन की तौहीन होती है। 1670 के दशक में दरबार में शराब या अफीम पीकर अनुचित व्यवहार करने वालों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जाता था और कभी-कभी तो उनके पद को घटा दिया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य का बादशाह होने के बावजूद औरंगजेब बहुत साधारण खाना खाते थे। मुबारकुल्लाह वजी ने तारीखे इरादत खां में लिखा है, 1660 के दशक में औरंगजेब सिर्फ जौ की रोटी, दाल और सब्जियां खाते थे। उन्हें मांस मछली खाने का शौक नहीं था। उनकी सिर्फ दो कमजोरियां थीं, आम और कॉफी। कॉफी का शौक उन्हें 1636 से 1644 के बीच दक्षिण के गवर्नर होने के दौरान लगा था। सात्विक खाना खाने के साथ औरंगजेब अक्सर रोजा रखते थे और जमीन पर सोया करते थे। सन 1690 के बाद वो दिन में सिर्फ 3 घंटे सोते थे। अक्सर उन्हें सफेद कपड़े पहने देखा जाता था। सफेद रंग पवित्रता, सादगी और शुद्धता का प्रतीक था। वो अपने भोजन और कपड़ों का खर्च खुद उठाते थे। वो अपने हाथों से नमाज के समय पहने जाने वाली टोपी सिलते थे और उसको बेचकर जो आमदनी होती थी उससे उनके भोजन का खर्च निकल आता था। लेकिन औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच हमेशा के लिए अलोकप्रिय बना दिया। नवंबर 1665 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि पहले नष्ट किए गए और फिर से बनाए गए मंदिरों को गिरा दिया जाए। 2 साल बाद उन्होंने आदेश दिया कि उड़ीसा में पिछले 10 या 12 सालों में घरों में बनाए गए मंदिर तक तोड़ डाले जाएं। सन 1669 में दिए गए आदेश के तहत सोमनाथ मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। सन 1670 में उज्जैन के आसपास सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। 2 अप्रैल 1669 को सभी गैर मुस्लिम नागरिकों से अतिरिक्त कर देने के लिए कहा गया, जिसे जजिया का नाम दिया गया। जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है, दिल्ली और उसके आसपास के हिंदुओं ने इस कर का घोर विरोध किया, लेकिन औरंगजेब पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले शुक्रवार को लाल किले से जामा मस्जिद तक की पूरी सड़क पर हिंदू लोग जमा हो गए। चेतावनी दिए जाने के बावजूद वो वहां से नहीं हटे। बादशाह ने 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद हुक्म दिया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हाथी चढ़ा दिए जाएं। तब जाकर लोग वहां से हटे और बादशाह के मस्जिद जाने का रास्ता साफ हुआ। इस कर का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना था। उस समय भारत आए इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब स्टोरियो दो मोगोर में लिखा, बहुत से हिंदू जो इस कर को अदा नहीं कर पाए मुसलमान बन गए। अपने शासन के अंतिम 30 वर्षों में औरंगजेब ने दक्षिण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मुनिस फारूकी लिखते हैं, औरंगजेब के दक्षिण जाने की मुख्य वजह थी 1660 और 1670 के दशक में मुगल कमांडरों द्वारा मराठों पर जीत हासिल न कर पाना। सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु और 1681 में उनके बेटे अकबर का विद्रोह करने के बाद शिवाजी के बेटे संभाजी के पास शरण लेना भी इसका एक कारण बना। औरंगजेब को यह भी खुशफहमी थी कि पिछले कई मुगल सम्राटों की तुलना में दक्षिण को वो सबसे अच्छी तरह समझते हैं। शुरू में उनकी सोच सच साबित हुई जब उन्होंने दक्षिण की सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा पर जीत दर्ज की। संभाजी को पकड़कर उन्हें सजाए मौत दे दी गई और उनके बेटे शाहू को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन शुरुआती जीत के बावजूद वो अपने पूरे जीवन असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहे। उस इलाके के लोगों ने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। मई 1690 में एक मुगल दरबारी और जनरल रुस्तम खां की हार हुई और मराठी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने अपने जीवन के आखिरी 30 साल दक्षिण में बिताए। वो मराठों पर कभी भी निर्णायक जीत नहीं दर्ज कर पाए। इसका एक परिणाम यह हुआ कि उत्तर में मुगलों का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा।
अपने अंतिम समय में औरंगजेब सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। उनके करीब करीब सभी दांत टूट चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, वो करीब करीब अंधे और बहरे हो चुके थे, उनकी याददाश्त भी जाती रही थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था। 2 फरवरी 1707 का वर्णन करते हुए मुस्तैद खां लिखते हैं, बहुत कमजोर और करीब करीब अंधे हो चुके आलमगीर 2 किन्नरों और अपने कुछ सहायकों की मदद से अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। उन्हें एक बड़े से हॉल में एक ऊंचे मंच पर बैठाया गया जो उनके सिंहासन का काम कर रहा था। शाही प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हॉल में पूरी शांति रखी गई थी। वो सफेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उनके हाथ में हमेशा की तरह एक तस्बीह थी। उन्होंने हाथ उठाकर दरबार की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। उनके तीसरे बेटे आजम और पोतों के अभिवादन के साथ दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मुलाकात के 5 दिन बाद वो आजम को एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। औरंगजेब ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें मालवा का गवर्नर बनाया जा रहा है। आजम को अंदाजा था कि उनके पिता अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। अखबारे दरबारे मोहल्ला में जिक्र है कि आजम ने 12 फरवरी को मालवा के लिए अपना सफर शुरू किया, लेकिन वो इतने धीरे धीरे बढ़ रहे थे कि औरंगजेब को कहलवाना पड़ा कि वो अपनी गति तेज करें। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक औरंगजेब ने काम करना जारी रखा। सन 1699 से 1705 के बीच उनकी सेना कभी आराम करने के लिए भी नहीं रुकी। वो कभी बसंतगढ़ और सतारा में होते थे तो कभी परनाला, खेलना और वर्धनगढ़ में। ये बहुत ऊबड़ खाबड़ इलाका था। औरंगजेब और उनकी सेना को कई बार प्राकृतिक आपदाओं, धुआंधार बारिश, बाढ़, भूस्खलन, टिड्डियों के हमलों, सूखा, अकाल, प्लेग और हैजे जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। अखबारे दरबारे मोहल्ला में जिक्र है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब औरंगजेब वृद्धावस्था में भी पालकी में या हाथी पर बैठकर सेना के अभियान का नेतृत्व, लड़ रहे कमांडरों से सलाह मशवरा या सैनिक प्रशिक्षण का मुआयना न कर रहे हूं। कई बार तो वो लड़ाई में इतने आगे चले जाते थे कि दुश्मन के सैनिक इस उम्मीद में गोली चलाते थे कि शायद ये गोली औरंगजेब को लग जाए। जब 1689 में उनके वजीर असद खान ने उन्हें सलाह दी कि बीजापुर और गोलकुंडा में जीत के बाद उत्तर भारत लौट जाना चाहिए, तो औरंगजेब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वो इस तरह की सलाह कैसे दे सकते हैं जब बहुत कुछ अभी भी किया जाना बाकी है। हमीदुद्दीन खां अहकमे आलमगीरी में लिखते हैं, औरंगजेब कहा करते थे कि अगर उनके पिता शाहजहां ने शाहजहानाबाद या आगरा में बैठने के बजाय अपने साम्राज्य का दौरा किया होता तो उनके साथ वो नहीं होता जो उनके साथ हुआ। 17वीं शताब्दी में एक भारतीय की औसत आयु 35 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन औरंगजेब उससे कहीं ज्यादा जिए। लेकिन उनका अंत दुखद था। उन्होंने 1698 में घुड़सवारी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें संतुलन बना पाने में दिक्कत होने लगी थी। उनकी असली परेशानी 1700 में शुरू हुई थी जब वो स्नान गृह में बुरी तरह से फिसल गए थे, जिससे उनके दाहिने पैर में इतनी बड़ी चोट लगी कि उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी। उनके बेटे मुगल दरबार से भले ही दूर रहे हों, लेकिन औरंगजेब को उनकी एक एक गतिविधि, आदतों, स्वास्थ्य, आम लोगों के साथ उनके व्यवहार और उनके परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सबकी पूरी जानकारी रहती थी। उनको ये तक पता होता था जब वो अकेले में उनके बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करते थे। उनके जीवन के आखिरी 2 सप्ताहों तक उनके पास इस तरह की सूचनाओं का तांता लगा रहता था, जिसकी वजह से वो ये आभास देने में कामयाब रहते थे कि उन्हें सब कुछ पता है। अपने शासन के अंतिम दशक में उन्होंने अपने एक और बेटे मुअज्जम और पोते मोइज अल-दीन के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया। मुनिस फारूकी लिखते हैं, आलमगीर के शासन के अंतिम चरण में उनका पोता मोइज अल-दीन उनके बेटे मुअज्जम जितना ही
शक्तिशाली हो गया। उन्होंने अपने बेटे और पोतों के बीच फूट के बीज बो दिए। इन दोनों की प्रतिद्वंदिता ने 1712 में हुई मुइज़ुद्दीन और उसके भाइयों के बीच विरासत की लड़ाई की नींव रखी। इसने मुगल साम्राज्य को बुरी तरह से कमजोर कर दिया और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। इस तरह औरंगजेब ने ही मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बोए। 20 फरवरी 1707 को कष्टदायक रात बिताने के बाद औरंगजेब 2 किन्नरों का सहारा लेकर अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उन्हें फिर उनके शयन कक्ष में ले जाया गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे वो अपने होश खोने लगे, लेकिन अंत तक उनके हाथ से उनकी तस्बीह नहीं छूटी। सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उनके बेटे आजम को इस बारे में खबर मिली, वो एक दिन बाद मालवा की तरफ जाना छोड़ दरबार में लौट आए। उन्होंने औरंगजेब की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए उनके शव को चिश्ती संत शेख जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह में दफनाने का आदेश दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में इतना बूता नहीं था कि वो उनकी विरासत को संभाल कर रखते। मोनिस फारूकी लिखते हैं, औरंगजेब की मौत के 2 दशकों के अंदर उनके साम्राज्य का बड़ा हिस्सा या तो विघटित हो चुका था या उस पर शासकों का बहुत कम नियंत्रण रह गया था। सन 1739 में जब ईरानी हमलावर नादिर शाह दिल्ली को लूटकर उसका सारा धन लेकर ईरान चला गया, मुगल साम्राज्य का वैभव हमेशा के लिए जाता रहा। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील ठोकी। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री।